तो रॉबर्ट हुक जो है, रॉबर्ट हुक ने कुर्के सुपर प्लांट पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको ओक प्लांट भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ओक प्लांट भी कहते हैं। और इन्होंने जो खोजा था वो कॉर्क सेल को खोजा था, डेड कॉर्क सेल को खोजा था। कॉर्क सेल जो होती है वो डेड ही होती है, उसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, केवल उसकी सेल वाल केवल सेल वाल होती है। इन्होंने जो देखा था, कॉर्क को देखा था, तो कॉर्क में कॉर्क सेल जो थी वो केवल एक रूम की तरह, कंपार्टमेंट की तरह था, एक रूम की तरह था, मतलब एक सेल वाल से घिरा हुआ स्ट्रक्चर था। तो जैसे कि जो सेल उन्होंने कहा, इसको कॉर्क सेल कहा, सेल जो कहा, सेल का मतलब होता है, जो मॉन्क होते हैं, मॉन्क के जो रूम होते हैं उनको सेला कहते हैं, और सेल का मतलब होता है लिटिल रूम। तो लिटिल रूम का मतलब एक छोटा सा कमरा सेल को कहते हैं, इसीलिए इन्होंने इसका नाम सेल रखा। कॉर्क की एक कोशिका को सेल रखा इन्होंने इसका नाम। कॉर्क सेल जो है वो डेड होती है, और डेड सेल का इन्होंने खोज करी थी। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया नाम की जो बुक है इन्होंने रॉबर्ट हुक ने ही लिखी है। जबकि एवी ल्यूवेनहॉक जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने लिविंग सेल की खोज करी थी, लिविंग सेल की खोज करी थी, और लिविंग सेल जो थी वो थी रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। तो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया की इन्होंने खोज करी थी। इसके अतिरिक्त इन्होंने आरबीसी और स्पर्म की भी खोज करी थी। रॉबर्ट ब्राउन जो है, इन्होंने न्यूक्लियस की खोज करी थी, सेल के अंदर न्यूक्लियस की जो खोज करी है वो रॉबर्ट ब्राउन ने करी है। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है। स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वो माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ कहती हैं, पीपीएलओ कहलाई जाती है। लेकिन माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ जो है वो विदाउट सेल वाल होती हैं। ऐसी सेल है जो इसमें सेल वाल नहीं पाई जाती है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि विदाउट सेल वाल जो सेल है, स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वाल, तो कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ के। अगर ये पूछा जाता है कि विद सेल वाल जिसमें पाई जाती है ऐसी स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, तो वो है डायलेस्टर न्यूमोसिंट्स जो सबसे छोटी सेल है लेकिन उस पर सेल वाल पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ जो है या पीपीएलओ जो है उसे विदाउट सेल वाल होती है और स्मॉलेस्ट सेल होती है। लॉन्गेस्ट सेल जो सबसे लंबी सेल जो होती है, लंबाई में जिसकी सबसे अधिक होती है, वो न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन को लॉन्गेस्ट सेल कहा जाता है। लार्जेस्ट सेल जो होती है, सबसे बड़ी साइज़ में सबसे बड़ी जो होती है, लार्जेस्ट सेल जो होती है वो ऑस्ट्रिच का एग होती है। स्मॉलेस्ट ह्यूमन बॉडी में देख लेते हैं। ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी जो सेल होती है वो स्पर्म होती है, और सबसे बड़ी जो सेल होती है वो एग होती है। ठीक है, तो ह्यूमन का जो एग है वो सबसे बड़ा होता है, और जो सबसे छोटी सेल होती है वो स्पर्म होता है। ठीक है, तो इसमें आज हमने क्या पढ़ा कि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल की खोज करी थी और माइक्रोग्राफिया लिखी थी। ल्यूवेनहॉक ने रॉड शेप्ड बैक्टीरिया लिविंग सेल्स की खोज करी थी, आरबीसी की खोज करी थी, स्पर्म की खोज करी थी। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज करी थी। स्मॉलेस्ट सेल जो है पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा है, और जो कि विदाउट सेल वाल है। डायलेस्टर न्यूमोसिंट्स जो है वो विद सेल वाल है, स्मॉलेस्ट सेल है। लॉन्गेस्ट सेल्स न्यूरॉन है, लार्जेस्ट सेल्स ऑस्ट्रिच एग है, स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी का स्पर्म है, और लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी का एग। तो अब आते हैं सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी जो है वो दी गई है स्लाइडेन और स्वान ने दी हुई है। स्लाइडेन कौन है, जर्मन बॉटनिस्ट है, जबकि स्वान है ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ये पूछा जाता है कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट कौन है, तो स्वान है, और जर्मन बॉटनिस्ट कौन है, स्लाइडेन है। तो स्लाइडेन और स्वान इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी है। स्लाइडेन कौन थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने प्लांट पर वर्क किया था, अपना वर्क जो किया है वो अपना वर्क प्लांट पर किया है, और इन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि प्लांट के जो टिश्यू हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। ये बात इन्होंने स्लाइडेन ने बताई थी। प्लांट पर वर्क किया था और बताया था कि प्लांट के जो टिश्यूज़ हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। जबकि स्वान जो हैं ये एनिमल पर ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने एनिमल पर वर्क किया और एनिमल के न्यूरॉन पर वर्क किया इन्होंने। और इन्होंने बताया कि एनिमल सेल जो होती है वो चारों तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया
जूलॉजिस्ट थे, फिर भी इन्होंने ये बताया कि प्लांट सेल जो चारों तरफ से सेल वाल से सराउंडेड होती है, मतलब प्लांट सेल के सबसे बाहर की तरफ सेल वाल होती है और एनिमल सेल के सबसे बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये बात इन्होंने स्वान ने, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट स्वान ने बताई थी। तो जो सेल थ्योरी है वो किस प्रकार इन्होंने दी, स्लाइडेन और स्वान ने जो मिलकर जो सेल थ्योरी दी उसमें इन्होंने बताया कि सभी लिविंग सेल्स जो होती हैं, सभी लिविंग एनिमल्स जो होते हैं या जो भी होते हैं लिविंग्स जो है वो सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो सभी जो लिविंग एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं ये सब किससे मिलकर बने हुए हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने हुए हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। और सेल क्या होती है, लाइफ की, जीवन की एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। तो ये सेल होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि ये जो सेल थ्योरी जिन्होंने दी है स्लाइडेन स्वान ने, इसके कुछ ड्रॉबैक थे, अर्थात इसमें कुछ कमियां रह गई थी। ये कमी ये रह गई थी कि ये नहीं बता पाए थे कि सेल जो है एराइज कैसे होती है, सेल का जन्म कैसे होता है, ये बात इन्होंने नहीं बताई थी अपनी थ्योरी में। तो इसको बताने के लिए कि सेल किस प्रकार एराइज होती है, इसको प्रयोग द्वारा बताने के लिए कई थ्योरीज दी गई, लेकिन रुडोल्फ विर्चो हैं, इन्होंने 1865 में मॉडर्न सेल थ्योरी दी। मॉडर्न सेल थ्योरी में इन्होंने इसका जवाब दिया, मतलब इसको बताया कि सेल कैसे एराइज होती है। तो मॉडर्न सेल थ्योरी में इन्होंने क्या बताया था कि न्यू सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो न्यू सेल जो होती है, नई सेल जो होती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से एराइज होती है, पहले से उपस्थित सेल से ही नई सेल की उत्पत्ति होती है। प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब होता है पहले से उपस्थित सेल से नई सेल का निर्माण होता है, अर्थात ये ओमनिस सेलुला ई सेलुला, प्रत्येक सेल का, ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है प्रत्येक सेल का जन्म एक पहले से उपस्थित सेल से ही होता है। तो ये जो थ्योरी है ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसको जो कहा गया है वो सेल लिंकेज थ्योरी भी कहा जाता है। तो सेल लिंकेज थ्योरी अगर आती है तो ये यही है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, और रॉडर्फ बिरचोफ की मॉडर्न सेल थ्योरी है वो भी यही है कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इन्होंने इसमें काफ़ी डिटेल में इसमें बताया है, लेकिन जो बायोजेनेसिस की जो थ्योरी दी गई है उसका ये एक्सटेंशन है। मतलब बायोजेनेसिस में जो थ्योरीज दी गई हैं उसमें भी यही बताया गया है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल एराइज होती है, लेकिन उसका एक्सटेंशन है, मतलब उसको लार्ज रूप से इसमें डिटेल रूप से रॉडर्फ बिरचो ने ही बताया है। इसलिए हम कह सकते हैं ये रॉडर्फ बिरचो का जो मॉडर्न सेल थ्योरी है वो एक्सटेंशन ऑफ थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस एबायोजेनेसिस थ्योरी में क्या बताया गया कि एबायोजेनेसिस मतलब कि जो नॉन लिविंग्स हैं उनसे लिविंग्स की उत्पत्ति हुई है। तो जो एबायोजेनेसिस थ्योरी में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से या नॉन लिविंग सब्सटेंस से लिविंग ऑर्गेनिज्म की या फिर लाइफ की उत्पत्ति हुई है, ऑरिजिन हुई है, ये बात एबायोजेनेसिस थ्योरी में कहा गया है। एबायोजेनेसिस थ्योरी को हम स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी कहते हैं, स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी कहा जाता है इसको, और ऑटोजेनेसिस भी कहा जाता है। ऑटो का मतलब स्वयं, सेल्फ, और जेनेसिस उत्पन्न होना या ऑरिजिन होना, सेल्फ उत्पन्न होना, स्वयं उत्पन्न होना, या फिर स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी इसको कहा जाता है। इसमें जो वैज्ञानिक थे जैसे कि प्लेटो थे, एरिस्टोटल थे, इन्होंने बताया कि जो नील रिवर है उसमें जो मड होती है, उसकी जो कीचड़ है या मड है, उसमें सूर्य के प्रकाश जब पड़ता है सुबह के टाइम पर, तो वहाँ पर कॉकरोच, बिच्छू और जाने क्या क्या एनिमल्स उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये बात उन्होंने बताया प्लेटो, एरिस्टोटल ने। तो ये है एबायोजेनेसिस के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही आते हैं वॉल हेलमोंड जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या काम इनको बताया था कि पसीने से भीगी हुई कमीज को जब इन्होंने गेहूं के भंडारे में, गेहूं का जो भंडार था उसमें रख दिया, कमरे के अंदर रख दिया। एक कमरे में गेहूं का भंडार था और गेहूं रखा हुआ था, उसमें इन्होंने पसीने से भीगी हुई कमीज को रख दिया। तो कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा, कुछ दिनों बाद, कि उसमें चूहे बन गए थे।
तो इन्होंने बताया कि मनुष्य की भीगी हुई कमीज, पसीने से भीगी हुई कमीज और व्हीट ग्रेन को अगर साथ साथ कुछ दिनों तक रख दें तो उससे भी ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये बॉल हेलमंड ने बताया था और प्लेटो एरिस्टोटल ने नील रिवर के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये एबायोजेनेसिस की थ्योरी इन्होंने दी थी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन दी थी, लेकिन ये मान्य नहीं हुई क्योंकि ऐसे अचानक किसी चीज़ के बन जाने से एनिमल्स बन जाए, ये बात और वैज्ञानिकों ने इसको नहीं माना। ठीक है, तो कुछ वैज्ञानिक आए जिन्होंने बायोजेनेसिस की क्रिटिसाइजर थे, जिन्होंने इसकी एबायोजेनेसिस की थ्योरी को नहीं माना और उन्होंने एक बायोजेनेसिस थ्योरी दी। बायोजेनेसिस थ्योरी थी, या फिर जो हम कह सकते हैं कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस किन किन के अंतर्गत कौन कौन वैज्ञानिक आते हैं, या हम कहते हैं क्रिटिसाइजर ऑफ एबायोजेनेसिस के कौन कौन है। तो यह फ्रांसिस्को रेडी हैं, लेजारो स्प्रेंजनी है, लुइस पास्चर है। फ्रांसिस्को रेडी ने कौन सा एग्जाम्पल दिया था? इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था, 3 जार लिए थे जिसमें कि एक में खुला छोड़ दिया था, दूसरे को इन्होंने दूसरे और तीसरा जो जार था उसको इन्होंने बंद कर दिया था। एक को इन्होंने बंद किया था रेशम के कपड़े से, दूसरे को बंद किया था पार्चमेंट पेपर से। तो इस प्रकार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। दूसरा जो वैज्ञानिक थे लुइस पास्चर, इन्होंने स्वान नली वाला जो फ्लास्क था जिसमें स्वान नली थी वो वाला प्रयोग किया था, और फिर उन्होंने बताया था कि केवल जीवित प्राणियों से ही जीवित प्राणियों की नए जीवित सेल्स की या नए जीवित प्राणियों की उत्पत्ति हो सकती है। जब तक जीवित प्राणी नहीं होंगे, पहले से उपस्थित सेल नहीं होंगी, तब तक उनसे नई सेल की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो बायोजेनेसिस थ्योरी में क्या बताया गया कि न्यू लाइफ कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, पहले से उपस्थित जो लाइफ है उसी से ही नई लाइफ की उत्पत्ति हो सकती है। लुइस पास्चर का एक और एक्सपेरिमेंट एक और है जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़ एंड इम्यूनोलॉजी। तो ये उन्होंने लुइस पास्चर ने दिया था कि जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़ और इम्यूनोलॉजी की थ्योरी जो है वो इन्होंने दी। तो लुइस पास्चर थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के माध्यम से भी जाने जाते हैं, और बहुत ज़्यादा फेमस इन्होंने दिया था जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़ एंड इम्यूनोलॉजी के माध्यम से भी ये लुइस पास्चर बहुत अधिक जाने जाते हैं। ठीक है, तो जो हमने पहले बताया था कि जो बायोजेनेसिस की जो थ्योरी है उसका एक्सटेंशन है कौन सा, मॉडर्न सेल थ्योरी। सही है, तो मॉडर्न सेल थ्योरी जो दी गई है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। किससे एडवांस है? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस से। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दी है के अंतर्गत आते हैं ये वैज्ञानिक, जिन्होंने दी है फ्रांसिस्को रेडी, लेजारो स्पेरेंजिनी, लुइस पास्चर।